हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने देखा था कि वाकाटक शासक की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने एक संरक्षिका के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। इतिहास में हमें बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है कि महिला शासकों ने भी संरक्षिका के रूप में शासन किया है। जैसे रानी दिद्दा ने कश्मीर में किया है और प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन किया। तो इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हूणों का आक्रमण बहुत मुख्य रूप से हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक शक्तिशाली शासक था जिसने हूणों को पराजित करके जो मुख्य सिल्क रूट था उसको सुरक्षित किया। और इसने हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में या शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले एक उज्जैन के शासक ने धारण करी थी, जिसने 57 बीसी में शकों को पराजित किया था। अब विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाने लगी और जिसको लगभग 11 राजाओं ने धारण किया था। जो गुप्त साम्राज्य के फलने फूलने का जो मुख्य कारण था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी भी साम्राज्य की अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो ज्यादा ही फलेगा फूलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि पश्चिम से होने वाले व्यापार पर कंट्रोल किया और वहां से व्यापार मार्ग जो थे उनको सुरक्षित किया। जो उत्तर पश्चिम भारत से सिल्क रूट था उसको भी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। उत्तरापथ दक्षिणापथ को कैप्चर करने की कोशिश करी। उस समय भारत का जो जीडीपी है वो विश्व के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 60% था। और जो व्यापार का जो लाभ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भारत के पक्ष में था। ऐसा बोला जाता है कि उस समय भारत से सिल्क और नील और मसाले इतनी बड़ी मात्रा में रोमन एम्पायर जाते हैं। जैसे रोमन एम्पायर आपको इस तरफ आपको इटली और रोमन एम्पायर देखने को मिलेगा। तो रोमन एम्पायर में इतनी बड़ी मात्रा में जाता था कि रोम का पूरा सोना भारत में ही इकट्ठा हो रहा था। तो मजबूरीवश उन्होंने वहां से भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया तो वहां से सोना चांदी आना बंद हो गया। अब व्यापार अगर फलता फूलता रहेगा तो साम्राज्य आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही व्यापार ठप हुआ, रोम से सोना आना बंद हुआ, तो गुप्त साम्राज्य था उसको बहुत ही गहरा धक्का लगा और धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी गिरने लगी। तो इन्होंने क्या किया, सोने में कुछ धातुओं को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। घटिया क्वालिटी के सोने के सिक्के जारी करने स्टार्ट कर दिए, जिनको हम लोग दीनार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब साम्राज्य कमजोर हुआ तो अब अभी भी साम्राज्य कमजोर होने के बावजूद भी इतना ताकतवर था कि ये हूणों को पराजित कर सकते थे। स्कंदगुप्त के समय में जब हूणों ने आक्रमण किया तो स्कंदगुप्त ने इतने भयंकर विनाश के साथ हूणों को पराजित किया कि अगले 50 वर्षों तक वो हिंदुस्तान आने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। फिर धीरे धीरे साम्राज्य सिमटता चला गया और आगे के जो उत्तराधिकारी इतने कमजोर हो गए कि वो अपने साम्राज्य को आगे नहीं लेके जा पाए और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य भी खत्म हो गया। गुप्त साम्राज्य के अवशेषों पर बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य हुए, जिनमें तोमर हो गए और ये वर्धन साम्राज्य हो गए और हर्षवर्धन उसके बाद का राजा बना, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब गुप्त साम्राज्य के बारे में एक कथा प्रचलित है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा बोला जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य है ये अग्रवाल या अग्रहार बोले जाते हैं। तो अग्रवाल महाभारत के युद्ध में एक अग्रसेन नाम के राजा थे जिनके वंशज माने जाते हैं। जब इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लिया था। जब ये पराजित हो गए और जीवित बच गए तो इन्होंने भगवान कृष्ण से बोला कि अब हम क्या करें पराजित होने के बाद। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करें, अपना वर्ण चेंज करके वैश्यों में ट्रांसफर हो जाइए, आप व्यापार करिए और जो भूमि हो उसकी सेवा करिए।
तो बोले हम वापस क्षत्रिय कैसे बनेंगे? बोले समय के अगले चक्र में जब आपका उत्थान होगा और धरा पर अधर्म या अधर्मी शासकों का राज्य बढ़ने लगेगा, तब आप दोबारा से वापस आएंगे। तो उसी कथा के अनुसार श्रीगुप्त आए, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसी एक कथा भी प्रचलित है। तो मैं धीरे धीरे आपको इन कथाओं के बारे में भी बीच बीच में बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।